वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो परिवहन है। परिवहन में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले सड़क परिवहन। तो जो हमारा परिवहन होता है उसमें स्थल का, जल का और वायु का जो भाग है वो यहाँ बताया गया है कि वायु द्वारा परिवहन 6% किया जाता है। जो जल द्वारा परिवहन है वो भारत में 2% किया जाता है। सबसे कम जल द्वारा परिवहन किया जाता है, केवल 2%। उससे ज़्यादा वायु द्वारा कर लिया जाता है 6%। और तीसरे नंबर पर आता है स्थल। स्थल परिवहन सबसे ज़्यादा होता है और स्थल परिवहन भी दो तरह के होते हैं, एक सड़क द्वारा, एक रेल द्वारा। तो रेल परिवहन जो है वो 9% किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो परिवहन है वो सड़क द्वारा किया जाता है। सड़क द्वारा 83% परिवहन किया जाता है। तो 83% जो है परिवहन वो सड़क द्वारा किया जाता है। अब सड़कों में जो रोड्स हैं वो 3-4 तरह की रोड्स हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो यूएसए के बाद भारत का सड़क परिवहन में दूसरा स्थान है, यानी कि सड़क परिवहन जो है उसका यूएसए के बाद भारत का दूसरा स्थान है सड़क परिवहन में। 1943 में एक नागपुर योजना आई थी, इसने सड़कों को 4 भागों में बांटा था। तो नागपुर योजना यहाँ इम्पोर्टेंट है, 1943 की नागपुर योजना। इसने सड़क जो थी उसको 4 भागों में बांटा, जिसमें पहली आती है नेशनल हाईवेज़, सेकंड स्टेट हाईवेज़, थर्ड पे आती है डिस्ट्रिक्ट रोड्स और चौथी आती है विलेज रोड्स। तो नेशनल हाईवे इस 83% में जो नेशनल हाईवेज़ है वो 1.9%, लगभग 2% के समथिंग नेशनल हाईवेज़ का भाग आता है। उसके बाद लगभग 3% यानी कि 2.9% के समथिंग स्टेट हाईवेज़ का भाग आता है। तो स्टेट हाईवेज़ जो हैं वो 2.9% है। फिर डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिले स्तर की जो सड़कें हैं वो 9% भाग है इसका। और विलेज रोड्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, 70%। तो ये नागपुर योजना ने इस सड़कों को 4 भागों में बांटा है, जिसमें नेशनल हाईवेज़ 1.9%, स्टेट हाईवेज़ 2.9%, डिस्ट्रिक्ट रोड्स का भाग जो है वो 9% है और विलेज रोड्स का जो भाग है वो 70% है। तो लगभग 83% भाग ये सड़क में कवर किए हुए हैं। तो टोटल परिवहन का 83% भाग सड़क परिवहन द्वारा किया जाता है। भारत में सड़कों का कुल नेटवर्क जो है वो 58.9 लाख किलोमीटर है। तो हमने देखी नागपुर योजना 1943। इसके बाद भारत में जो सड़कों का कुल नेटवर्क देखा। जो सड़कें हैं, जो टोटल 4 प्रकार की सड़कें हैं, तो इनका कुल जो नेटवर्क है वो 58.9 यानी कि 58.9 लाख किलोमीटर है। ये सड़कों का जो नेटवर्क है टोटल। अब कुल सड़कों की लंबाई जो है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, दूसरे पे यूपी में है। अब कुल सड़कों में यानी कि ये चारों तरह की सड़कें आ जाती हैं, इसमें केवल नेशनल हाईवेज़ नहीं है, चारों शामिल हैं। तो अगर चारों सड़कों की बात की जाए तो इसमें कुल जो सड़क की लंबाई है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र की है, दूसरे पे यूपी का स्थान आता है। अब इन सड़कों का रखरखाव कौन करता है? तो नेशनल हाईवेज़ जो हैं इनका रखरखाव NHAI करता है, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो स्टेट हाईवेज़ हैं इनका जो रखरखाव है या देखभाल है जो SPWD यानी कि स्टेट PWD विभाग करता है, यानी कि राज्य लोक निर्माण विभाग। तो राज्य का जो लोक निर्माण विभाग होता है स्टेट का PWD, वो स्टेट हाईवेज़ की देखरेख करता है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो होती हैं DR, तो इनकी देखरेख जिला परिषद द्वारा की जाती है, जिला परिषद और लोक निर्माण विभाग द्वारा। तो जिला परिषद जिला स्तर की जो सड़कें होती हैं उसकी देखभाल करता है। और ग्राम पंचायतों द्वारा विलेज रोड्स, जो ग्राम स्तर की सड़कें होती हैं उसकी देखभाल ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है। तो जो भारत में सड़कों की कुल लंबाई बताई गई थी 58.9 लाख किलोमीटर, इसमें से केवल जो राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए, जो नेशनल हाईवेज़ हैं, उनका भाग 1,32,500 किलोमीटर है। तो 58.9 लाख किलोमीटर में से केवल 1,32,500 किलोमीटर जो है वो नेशनल हाईवेज़ फैला हुआ है। और देश में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो इस तरह हम देख रहे हैं ये फैले हुए हैं, ये क्षैतिज हैं जिसको हम हॉरिजॉन्टल कह देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल इस तरह जो नेशनल हाईवेज़ जा रहे हैं तो इसकी जो नंबरिंग है वो हम ऑड नंबर से करते हैं, यानी कि जो क्षैतिज हैं जो हॉरिजॉन्टल हैं तो इसको 1, 3, 5 फिर ऐसे करके डॉट 5 के बाद 7, इसके बाद 27 है, 29 है, 31 है, 87 है। तो ये सब ऑड नंबरिंग जो है वो जो नेशनल हाईवेज़ इस तरह जाते हैं, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल फैले हुए हैं जिनका क्षैतिज
रूप से जो फैले हुए हैं, विस्तार जिनका क्षैतिज रूप से है, तो उनको हम ऑड नंबरिंग करते हैं। और जिनका विस्तार ऐसे वर्टिकली है ऊपर से नीचे इस तरह, तो उनकी नंबरिंग हम इवन नंबर द्वारा करते हैं। तो जो ऊर्ध्वाधर हमने देखा इस तरह जो नेशनल हाईवेज जा रहे हैं उनकी नंबरिंग हमने इवन नंबर द्वारा की है, जैसे NH2 है, NH4 है, NH6, NH44, NH70 ये सब। और इनमें जो ऊर्ध्वाधर जो हैं जो क्षैतिज हैं इस तरह, जिनकी नंबरिंग ऑड नंबरिंग द्वारा की गई है, तो उसमें सबसे लास्ट जो है NH87 लास्ट है। और इवन नंबर वालों में सबसे लास्ट जो है वो NH70 है। तो NH70 इसमें लास्ट है और इसमें NH87 लास्ट है। अब इसमें भी ऑड नंबरिंग वाला जैसे NH27 ये जा रहा है, तो इसमें जो ऊपर इधर से जो सड़क निकली हुई है नेशनल हाईवेज़ में, उसको हम आगे 1 लगा देते हैं और 27, यानी कि ऊपर जो जाएगी ये सड़क उसको हम ऑड नंबरिंग आगे लगा देंगे। जैसे कि ये 27 NH, सपोज़ ये NH27 है, NH27, तो इसमें से जो ऊपर सड़क निकलेगी इसको हमने नाम दे दिया 127, इसके आगे 1 लगा दिया। फिर आगे जो निकलेगी इसको हमने 327 कह दिया। इसकी ऊपर से जो निकलता है उसको हम ऑड नंबरिंग दे रहे हैं, पहले 1 लगाया है फिर 3 लगाया है। और जो नीचे से निकलेगा इसका भाग उसको हम इवन नंबरिंग देंगे, तो इसको हम पहले 227 कहेंगे, फिर आगे जो इसके निकलेगा उसको 427 कह देंगे। तो इस तरह इसकी नंबरिंग दे दी जाती है। इसी तरह जो ये वाला हाईवेज़ है जो ऊपर से नीचे यानी कि ऊर्ध्वाधर जा रहा है, जिसकी नंबरिंग हमने इवन नंबरिंग द्वारा की गई है, उसमें लास्ट NH70 है। तो इसमें जो इस तरह लेफ़्ट की ओर जा रहा है उसकी नंबरिंग हमने ऑड द्वारा की गई है, जैसे NH44 यहाँ से जा रहा है, ये NH44 44 है। तो NH44 से ये जो निकला है लेफ़्ट की ओर उसको हमने ऑड नंबरिंग दी है, तो 1 पहले लगा दिया 44 के, तो 144 हो गया। और जो इधर से निकलेगा उसको हम इवन नंबरिंग दे रहे हैं, तो उसको हमने जैसे 4 लगा दिया तो 444 का, इससे पहले जो है वो 244 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो होगा वो 344 हो जाएगा इस तरह। तो लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो ऑड नंबरिंग दे रहे हैं और राइट की तरफ जाएंगे तो इवन नंबरिंग पहले लगा दे रहे हैं, तो इस तरह हो जाता है। तो ये देखने वाली बात नहीं थी, बस एक बार को समझना था और कुछ नहीं है, इससे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। हालांकि अब हमें देखना है सबसे लंबा जो NH हाईवे यानी नेशनल हाईवे है वो NH27 है। हालांकि बुक्स में NH44 को माना गया है, तो इसलिए आपको NH44 ही याद रखना है, लेकिन फिर भी NH27 के बारे में जान लेना है ये कैसा कहाँ है। तो सबसे लंबा जो यानी कि नेशनल हाईवे है वो NH27 है। और ऑड नंबरिंग में देखा जाए तो ये सबसे लंबा है NH27, और ईस्ट वेस्ट यानी कि पूर्वी पश्चिमी गलियारा के नाम से जाना जाता है। पूर्वी पश्चिमी गलियारा के नाम से जाना जाता है। इसकी टोटल जो लंबाई है वो 4112 किलोमीटर है। इसका जो विस्तार है पोरबंदर गुजरात से लेकर सिलचर असम तक फैला हुआ है ये, और 7 राज्यों से होकर ये जाता है। तो यहाँ मैप में देख सकते हैं ये NH27 NH27 है। ये पोरबंदर से, गुजरात के पोरबंदर से शुरू होता है और यहाँ असम के सिलचर तक ये जाता है, असम के सिलचर तक जाता है, और गुजरात के पोरबंदर से शुरू होता है। तो पोरबंदर से सिलचर असम तक फैला हुआ है NH27। 7 राज्यों से होकर जाता है ये, और इसको पूर्वी पश्चिमी गलियारा के नाम से जाना जाता है। पूर्वी पश्चिमी गलियारा के नाम से जाना जाता है NH27 को। इसके बाद आता है दूसरा जो सबसे लंबा हाईवे है नेशनल हाईवे, वो NH44 है। और NH44 जो है वो ऊर्ध्वाधर है, इस तरह ऊपर से नीचे फैला हुआ है। तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो ये सब देखते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो 3717 किलोमीटर है। ये जो है वो 13 राज्यों से होकर जाता है, और इसको उत्तर दक्षिणी गलियारा के नाम से जाना जाता है। उत्तर दक्षिणी गलियारा जो है NH44, तो उसका विस्तार श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। श्रीनगर यहाँ है जम्मू कश्मीर की तरफ, यहाँ से शुरू होता है, ये कन्याकुमारी नीचे तक जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए सबसे लंबा है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो हमने देख ली कि 3717 किलोमीटर है। 13 राज्यों से होकर जाता है ये, कुल 13 राज्यों से होकर इस तरह गुजर रहा है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है, और इसको हम उत्तर दक्षिणी गलियारा कहते हैं। फिर जो NH27 है जिसको हम पूर्वी पश्चिमी गलियारा कह रहे थे, और NH44 जो है जिसको हम उत्तर दक्षिणी गलियारा कह रहे थे, ये एक दूसरे को झांसी में काटता है। तो ये इधर से जाता है, ये इधर से इधर, तो यहाँ ये झांसी पड़ता है, झांसी में ये एक दूसरे को काटते हैं। फिर जो NH27 है, NH27 जिसको हमने ऊपर देखा पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो है, यहीं से 327B करके एक नेशनल हाईवे निकलता है जिसकी लंबाई 1.2 किलोमीटर है।
और इसको हम सबसे छोटा नेशनल हाईवे का नाम दे सकते हैं, जो 327 है। तो NH-27 जैसे कि हमने देखा ये NH-27 है, फिर 127 हो गया, ये 327 हो गया, तो इसका ही भाग है 27 का 327B। तो यहाँ से हमने देखा सबसे छोटा जो हाईवे है वो NH-327B को माना जाता है, यानी कि NH-27 का ही भाग है, ये ऑड पार्ट है। तो ये जैसे NH-27 है, NH-27, तो यहाँ से निकल रहा होगा 127, फिर यहाँ से 327, क्योंकि ऑड नंबर ऊपर ही जाते हैं और नीचे इवन नंबर से जाते हैं। तो ऑड नंबरिंग अगर देखा जाए तो ये 127 है, फिर ये एक के बाद 3 ऑड आता है तो 327। तो 327B जो है वो पानी की टंकी से लेकर नेपाल बॉर्डर पर मेची पुल तक फैला हुआ है। ये केवल 1.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहाँ से कहाँ तक है? तो ये पश्चिम बंगाल में है, पहली बात तो याद रखना है, और दूसरा पानी की टंकी से लेकर ये नेपाल बॉर्डर पर मेची पुल तक फैला हुआ है। अब NH का क्रम याद रखना है, तो जो सबसे पहले ऑड है उसको हम देखेंगे। जैसे NH-1 है जो वो जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक ले जाता है, तो जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक जाता है ये NH-1। और जो बारामूला को लेह से जोड़ता है, जो जम्मू कश्मीर में तो बारामूला और लद्दाख में लेह, तो इन दोनों को जोड़ता है NH-1। तो हमने देखा सबसे पहले NH-1 जम्मू कश्मीर से लद्दाख जाता है, ये जम्मू कश्मीर को या लद्दाख से जोड़ता है, यानी कि बारामूला को लेह से जोड़ता है ये। तो बारामूला जम्मू कश्मीर में है, लेह लद्दाख में है, तो बारामूला को लेह से जोड़ता है NH-1। NH-3 की बात करें तो ये पंजाब के अटारी से शुरू होता है और लेह तक जाता है, तो NH-3 जो है वो पंजाब के अटारी से लेह तक जाता है ये। फिर NH-7 की बात करें तो NH-5 इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम 7 पे आ जाते हैं। तो ये पंजाब के फाजिल्का से शुरू होकर ये हरियाणा होते हुए उत्तराखंड तक जाता है ये। और इसमें जो बीच बीच में पड़ते हैं हरियाणा से, जब ये पंजाब के फाजिल्का से शुरू होता है, फिर बीच में हरियाणा पड़ता है, फिर उसके बाद उत्तराखंड तक जाता है ये NH-7 है। तो NH-7 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पंजाब के फाजिल्का से जब शुरू होता है तो हरियाणा से होते हुए उत्तराखंड तक जाता है। तो उत्तराखंड के ये शहर इम्पोर्टेंट हैं जो NH-27 में बीच में पड़ते हैं, जैसे कि देहरादून है, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ, ये सब NH-7 में पड़ते हैं बीच में। उसके बाद ऑड में आता है NH-11 जो हरियाणा को राजस्थान से जोड़ता है, तो ये बहुत ज़्यादा खास नहीं है। फिर वर्टिकली देखें, यानी कि इवन वाले हाईवे, नेशनल हाईवे इस तरह जो ऊर्ध्वाधर होते हैं, तो उसमें NH-2 को देखना है। NH-2 जो है वो डिब्रूगढ़ असम से तुंगपुंग मिजोरम तक जाता है। तो हमने देखा NH-2, अगर जिसको मैप में NH-2 को देखें तो ये असम के डिब्रूगढ़ से शुरू होता है, यहाँ से, ये असम का डिब्रूगढ़ है, और यहाँ से शुरू होकर ये मिजोरम के तुंगपुंग तक जाता है ये NH-2। तो NH-2 हम देख चुके हैं जो असम के डिब्रूगढ़ से तुंगपुंग मिजोरम तक जाता है। NH-4 की बात करें तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है और 230 किलोमीटर लंबा है। अब नेशनल हाईवेज़ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना सबसे अधिक है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पहले तो कितने राज्यों से होकर जाती है? ये 13 राज्यों की योजना है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो इसमें क्या है, सबसे बड़ी NH परियोजना है। जितने भी अब तक नेशनल हाईवेज़ की परियोजना बनी है तो उसमें सबसे बड़ी आज तक की जो नेशनल हाईवे परियोजना है वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, जो 13 राज्यों से होकर जाती है। तो अगर इसके तहत जो नेशनल हाईवेज़ की कुल लंबाई है वो 5846 किलोमीटर लंबाई कवर होती है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर नेशनल हाईवेज़ है। 2001 में शुरू हुई थी और अटल के समय में ये कंप्लीट हुई थी 2012 में। तो 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय ये शुरू हुई थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, और 2012 में ये कंप्लीट हुई है। तो कैसे जाती है ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, आइए देख लेते हैं। तो ये दिल्ली है, ये बीच में आगरा पड़ता है, यहाँ ये कोलकाता है, ये चेन्नई है, ये मुंबई है, तो इन सबको जोड़ती हुई ये निकलती है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो कहाँ से कहाँ तक कैसे फैली हुई है ये, तो NH-48, NH-48 जो है वो दिल्ली को सबसे पहले ले जाता है मुंबई। तो दिल्ली से यहाँ मुंबई और फिर चेन्नई, तो दिल्ली से चेन्नई तक जाता है ये NH-48।
तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में NH 48 का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है। तो नेशनल हाईवे जो 48 है वो दिल्ली से शुरू होता है और दिल्ली से फिर मुंबई होते हुए ये चेन्नई आता है। तो दिल्ली से ये मुंबई होते हुए चेन्नई आता है NH 48। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना है। दिल्ली से शुरू होता है, फिर आते आते धीरे धीरे नीचे मुंबई, और मुंबई से फिर ये चेन्नई, दक्षिण में चेन्नई को मिलता है NH 48। उसके बाद ये जो है चेन्नई से कोलकाता तक जाता है। तो चेन्नई से जो कोलकाता तक जाता है वो NH 16 है, यहाँ NH 16 पड़ता है जो चेन्नई को कोलकाता से जोड़ देता है। उसके बाद शुरू होता है NH 19, ये जो है NH 19 है, यहाँ NH 19 जो कि कोलकाता को आगरा से जोड़ता है। यहाँ ये बीच में ये आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये आगरा है और आगरा को ये कोलकाता, ये है कोलकाता से आगरा को जोड़ देता है ये। तो NH 19 जो है वो आगरा को कोलकाता से जोड़ देता है। फिर NH 44 जो है इसी पर आगरा और दिल्ली स्थित है। तो यहाँ दिल्ली है ये, तो दिल्ली को ये आगरा से जोड़ देता है फिर NH 44। तो इस तरह ये एक चतुर्भुज बन के तैयार हो जाता है, जिसको हम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कह देते हैं। तो इसमें जो नेशनल हाईवेज़ का रोल है ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि NH जो 48 है वो दिल्ली से शुरू होता है, मुंबई होते हुए चेन्नई आता है। फिर NH 16 आता है, फिर जो चेन्नई को कोलकाता से जोड़ता है, NH 16 है, NH 16। फिर NH जो 19 है वो कोलकाता से आगरा तक जाता है, NH 16। फिर उसके बाद आता है लास्ट में NH 44। तो NH 44 जो है वो आगरा से दिल्ली तक ले जाता है। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है जो 13 राज्यों को प्रभावित करती है। NH परियोजना 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में शुरू हुई थी, 2012 में कंप्लीट हुई, और सड़कों की कुल लंबाई जो है नेशनल हाईवेज़ की कुल लंबाई इसमें 5846 है। फिर इससे पहले अगर बात करें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो ये 2000 में शुरू हुई थी। तो ये गाँव की सड़कों के लिए ख़ास तौर से शुरू की गई थी। तो इसका उद्देश्य क्या था कि जो 1000 से ज़्यादा आबादी वाले गाँव हैं उनको सड़कों से जोड़ना। फिर कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवेज़ और हैं जो आपको याद रखने हैं। NH 47 जो है NH 47, ये बामणबोर गुजरात से शुरू होता है, फिर ये बामणबोर गुजरात है। तो गुजरात बामणबोर से शुरू होता है, फिर अहमदाबाद जाता है, फिर अहमदाबाद से ये इंदौर जाता है, फिर इंदौर से ये नागपुर जाता है, नागपुर महाराष्ट्र में है। तो ये NH 47 का काम है, ये बामणबोर गुजरात से, यहाँ ये बामणबोर गुजरात है, यहाँ से शुरू होता है, फिर अहमदाबाद जाता है, फिर इंदौर, फिर नागपुर। तो ये सब इस तरह जाता है NH 47। NH 52 की बात करें, NH 52, तो ये सीधी सी बात है, ये जब इवन नंबर है तो ये इस तरह होगा ऊर्ध्वाधर। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये समरूर पंजाब से शुरू होता है, ये समरूर पंजाब, सपोज़ ये समरूर पंजाब है, फिर नीचे जाता है ये जयपुर, फिर और नीचे इंदौर, फिर नीचे और महाराष्ट्र में औरंगाबाद, फिर अंकोला कर्नाटक तक ये जाता है, काफ़ी लंबा है NH 52। तो NH 52 को हमने देखा कि जो पंजाब से शुरू हो रहा है, फिर धीरे धीरे जयपुर, फिर इंदौर, फिर औरंगाबाद, फिर अंकोला कर्नाटक तक जा रहा है। तो समरूर पंजाब से जयपुर, फिर नीचे मध्य प्रदेश में इंदौर, फिर महाराष्ट्र में औरंगाबाद, फिर कर्नाटक अंकोला तक ये जा रहा है। NH जो 66 है ये पश्चिमी तट के सहारे जाता है। तो जैसे ये भारत है तो भारत के पश्चिमी तट के सहारे ये जाता है। तो ये कहाँ से कहाँ तक, मुंबई, ये मुंबई है, फिर नीचे गोवा, फिर कर्नाटक, फिर कन्याकुमारी तक ये जाता है NH 66 पश्चिमी तट के सहारे, गोवा, कर्नाटक, कन्याकुमारी, यहाँ तक। तो यहाँ से हम कुछ हाईवेज़ को एक साथ देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमने देखा था NH 44। तो NH 44 जो है वो सबसे लंबा हाईवे है और 11 राज्यों से होकर जा रहा था। ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो सबसे लंबा है, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर से ये नीचे भारत के सबसे निचले पार्ट कन्याकुमारी तक आता है, जो 11 राज्यों से होकर जा रहा है, जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये। उसके बाद दूसरा जो है वो NH 27 है, ये पोरबंदर गुजरात से असम के सिलचर तक जाता है। तो ये पोरबंदर गुजरात है सपोज़, और ये असम के सिलचर तक जाता है, ये सिलचर असम तक। दूसरा सबसे लंबा है जिसकी लंबाई 3507 किलोमीटर है, 3507 किलोमीटर, और 7 राज्यों से होकर ये गुजरता है। एक दूसरे को ये दोनों झांसी पर काटते हैं, ये हमने पहले देख लिया था। अब जो हम देखने वाले हैं NH 19, NH 16 और NH 48, ये हमने पहले देखा था जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी उसमें। तो NH जो 19 है, 19 है, ये दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है।
तो दिल्ली की जगह यहाँ हमने आगरा पढ़ा था, तो एक ही बात है, कोई बात नहीं। आगरा को कोलकाता से जोड़ता है ये NH19। फिर NH जो 16 है वो चेन्नई को कोलकाता से जोड़ता है, चेन्नई को कोलकाता से जोड़ता है। NH48 जो है वो हमने देखा था दिल्ली को चेन्नई से जोड़ता है। सबसे पहले दिल्ली से ये मुंबई होते हुए फिर चेन्नई आता था NH48, ये हमने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में देखा था। फिर NH52 को भी हम डिस्कस कर चुके थे, जो पंजाब के संगरूर से शुरू होता है, कर्नाटक तक नीचे जाता है। यहाँ हमने डिस्कस किया था NH52 को, जो संगरूर पंजाब से शुरू होता है, फिर नीचे जयपुर, इंदौर, औरंगाबाद होता हुआ ये सीधे नीचे लास्ट में अंकोला कर्नाटक तक जाता है NH52। तो NH जो 52 है NH52 ये पंजाब के संगरूर से कर्नाटक अंकोला तक जाता है NH52। NH30 जो है वो उत्तराखंड से आंध्र प्रदेश को मिलाता है। तो हमने दो नेशनल हाईवेज़ देखे, NH52, NH जो 52 है वो पंजाब के, यहाँ पंजाब का ये संगरूर है, तो पंजाब के संगरूर से शुरू होता हुआ ये जयपुर, फिर नीचे मध्य प्रदेश के इंदौर, फिर औरंगाबाद महाराष्ट्र, फिर यहाँ से होता अंकोला कर्नाटक तक आता है NH52। फिर NH30 की बात जो करी थी वो उत्तराखंड से आंध्र प्रदेश को जोड़ता है NH30। तो NH52 जो पंजाब के संगरूर से कर्नाटक को जोड़ता है, और NH30 उत्तराखंड से आंध्र प्रदेश। NH6 जो हमने देखा नहीं था, तो ये आपको बस इतना याद रखना है कि NH6 6 है, ये हिंदी में 6 कहेंगे, तो 6 से ट्रिक आपको याद रखनी है, जिसके लास्ट में 6 तो मेघ अच्छे है, मेघ अच्छा है मतलब 6 आ रहा है, मेघ अच्छा है, असम की चाय अच्छी है, और क्या अच्छा है तो, और जिम अच्छी है, जिम से मिजोरम, तो ये 3 राज्य अच्छे हैं। जिम करना अच्छा है तो जिम अच्छी है, मेघ अच्छे हैं, मेघ से बादल बारिश होती है, मेघ अच्छे हैं, और चाय अच्छी है, तो ये तीनों अच्छी हैं। चाय मतलब असम चाय अच्छी है, असम की चाय अच्छी है। मिजोरम यानी कि जिम अच्छी है। तीसरा मेघालय यानी कि मेघ अच्छे हैं। तो 3 जो अच्छी चीज़ें हैं वो 6 से। NH6 इन 3 चीज़ों में इन 3 राज्यों में विस्तारित है। NH47 को हमने देख लिया था। NH47 जो है वो केरल में है वैसे, और इसको नहीं देखा था हमने। NH47 जो है वो केरल में है और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये। NH जो 6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब आपको लग रहा होगा कि हमने NH327B पहले देखा था। जो हमने पहले NH327B देखा था, तो NH327B जो है वो NH27 का ही पार्ट है, तो इसलिए ये इसी में समाहित है। लेकिन अलग से अगर देखा जाए नेशनल हाईवेज़ जो सबसे छोटा है, तो NH47A को ही माना जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में स्वतंत्र है, अपने आप में अलग है। जो केरल में स्थित है, केरल में ये कोच्चि से वेलिंगटन तक जाता है, कोच्चि को वेलिंगटन से जोड़ता है केरल में, और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। 6 किलोमीटर की लंबाई है NH47A की। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि करंटली जो NH19 है वो दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है, लेकिन पहले NH19 जो था इसी का नाम NH2 था। तो ये पहले की बात है NH2, लेकिन अब इसको NH19 कह दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले तो इसलिए आपको याद रखना है। अब बात करते हैं भारत का जो सबसे लंबा नदी सेतु है, यानी कि रिवर ब्रिज, जो नदी पर बना हुआ सबसे लंबा पुल है, वो भूपेन हजारिका नदी सेतु है। भूपेन हजारिका को ही ढोला सादिया सेतु के नाम से जाना जाता है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर स्थित है ये। तो हमने बात की अभी भूपेन हजारिका नदी सेतु, यानी कि भूपेन हजारिका नदी सेतु, जिसको हम ढोला सादिया सेतु यानी कि ढोला सादिया पुल भी कह रहे थे। तो भूपेन हजारिका या ढोला सादिया जो है वो 9.15 किलोमीटर लंबा है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी है, इस पर स्थित है ये पुल। असम से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। जो ये पुल है भारत का सबसे लंबा नदी सेतु है। बिहार में सबसे लंबा नदी सेतु कच्ची दरगाह बिदुपुर सेतु का काम चल रहा है, जो 9.76 किलोमीटर होगा, गंगा नदी पर होगा बिहार में। क्या नाम बताया, ये नाम आपको याद रखना है, कच्ची दरगाह बिदुपुर सेतु। तो कच्ची दरगाह बिदुपुर सेतु जो होगा वो सबसे लंबा होगा, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में सबसे लंबा है वो 9.15 किलोमीटर ढोला सादिया या भूपेन हजारिका, जो लोहित नदी पर है, असम से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग की बात की जाए
तो देश की जो सबसे लंबी सड़क सुरंग है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, जिसे चेनानी नाशरी सुरंग भी कह देते हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, जिसे चेनानी नाशरी सुरंग भी कह देते हैं, जो 9.28 किलोमीटर लंबी है, NH 44 पर स्थित है। फिर सबसे लंबा एक्सप्रेसवे की बात करें तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, जो 6 लेन है। और आगरा लखनऊ जो एक्सप्रेसवे है, जो आगरा को लखनऊ से जोड़ता है, आगरा को लखनऊ से जोड़ता है, तो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। भारत का अगर पहला 6 लेन एक्सप्रेसवे देखा जाए तो वो मुंबई पुणे है। जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है वो पहला 6 लेन एक्सप्रेसवे है जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे देखा जाए तो वो दिल्ली को जो मेरठ से जोड़ता है, एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ये सबसे चौड़ा है, ये 14 लेन बना हुआ है। GT रोड की बात की जाए तो GT रोड मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रांड ट्रंक रोड जिसे कह देते हैं, ये बांग्लादेश चटगांव से अफ़गानिस्तान काबुल तक जाती है। काबुल अफ़गानिस्तान कितनी दूर है, उस समय ये भारत में आता था काबुल अफ़गानिस्तान, तो काबुल अफ़गानिस्तान ये भारत को पार कर जाता है और फिर ये बांग्लादेश के चटगांव तक इसका विस्तार है GT रोड का। भारत में अगर देखा जाए तो इसका विस्तार अमृतसर पंजाब से लेकर कोलकाता तक है। जो NH 19 हमने देखा था, जो कोलकाता से आगरा दिल्ली को जोड़ता है, NH 19, फिर NH 44, NH 3, ये सब यहीं स्थित हैं ग्रांड ट्रंक रोड यानी कि GT रोड पर। और GT रोड जो है भारत में अगर देखा जाए अमृतसर पंजाब से लेकर ये कोलकाता तक फैली हुई है। लास्ट जो जवाहर सुरंग है वो बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर में निकलती है, बनिहाल दर्रे से निकाली गई है। तो क्वेश्चंस पर आते हैं। भारत में देश का कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग 83% है, लगभग 80% कह सकते हैं हम। उसके बाद भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग और उसकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है, तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है हमने देखा 599 लगभग नेशनल हाईवेज़ हैं, और जिसकी टोटल लंबाई अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई देखा जाए तो 1,32,500 किलोमीटर है, जो हमने अभी देखी थी। तो हमने यहाँ देखा था अगर टोटल भारत में सड़कों का कुल नेटवर्क देखा जाए तो वो तो 58.9 लाख किलोमीटर है, लेकिन अगर राष्ट्रीय राजमार्ग उनमें से देखा जाए तो देश में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और जिसकी कुल लंबाई 1,32,500 किलोमीटर है। देश का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे वो NH 44 है। तो पुराना डाटा आपको भूल जाना है, नया डाटा याद रखना है। अगर राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे ज़्यादा लंबाई देखा जाए तो वो उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है, लेकिन टोटल केवल अगर राष्ट्रीय राजमार्ग ना देखा जाए, सभी सड़कों को कुल मिलाकर देखा जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा लंबाई महाराष्ट्र की देखी थी हमने। प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही है। फिर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध राजमार्ग के विकास से है, राजमार्ग में भी राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास से। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किस किस को जोड़ती है, तो हमने देखा था दिल्ली से मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये सब आपस में मिले हुए हैं। दिल्ली यहाँ है, फिर दिल्ली से नीचे चेन्नई तक जाता है, दिल्ली सपोज़ यहाँ है, दिल्ली से मुंबई तक जाती है, फिर मुंबई से ये चेन्नई तक जाती है, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से फिर वापस दिल्ली। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना इस तरह जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो योजना किससे संबंधित है, तो राजमार्गों के विकास से। राजमार्गों को आपस में जोड़ेंगे तभी तो भारत को जोड़ पाएंगे, तो भारत जोड़ो योजना राजमार्गों के विकास से। फिर हमने देखा था 2 राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग जिसे हम उत्तर दक्षिण गलियारा के नाम से जानते थे, और पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जिसे हम उत्तर पूर्वी गलियारा के नाम से जानते हैं। तो ये आपस में कहाँ मिलते हैं एक दूसरे से, झांसी में। उत्तर दक्षिण गलियारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर स्थित नगरों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम लगाना है। तो ये देख लेना आप, उत्तर से जब दक्षिण में आते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में, तो सबसे ऊपर आगरा है, उसके बाद ग्वालियर है, नीचे नागपुर महाराष्ट्र में, कृष्णागिरी फिर ये कर्नाटक में पड़ता है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जैसे NH 44 का नाम दिया गया है, तो इस पर आगरा भी स्थित है। आगरा से नीचे फिर MP में ग्वालियर, फिर महाराष्ट्र में नागपुर, फिर कृष्णागिरी कर्नाटक। तो ये सब NH 44 पर स्थित हैं। जो पुराना डाटा है वो हम छोड़ रहे हैं, न्यू डाटा को ले रहे हैं केवल। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है, तो वही उन गाँवों को जोड़ना जिनमें आबादी आपने देखा था 2000 में ये योजना शुरू हुई
की गई थी ग्राम सड़क योजना, और उन गाँवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भलीभांति संबद्ध नहीं है, तो ऐसे गाँव को सड़क उपलब्ध कराना। भारतीय राज्यों को उसके प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उनकी भूतल मार्गों की लंबाई के अवरोही क्रम है, तो अवरोही क्रम यहाँ से आपको याद नहीं रखना है। ये इम्पोर्टेंट है, जो भारत में 40% सड़क परिवहन होता है तो वो राष्ट्रीय राजमार्गों से होता है। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग इतने नहीं है, राष्ट्रीय राजमार्ग हमने देखा केवल 1.9% थे राष्ट्रीय राजमार्ग, कुल सड़कों में 1.9% थे, लेकिन 40% सड़क परिवहन जो है वो राष्ट्रीय राजमार्गों से ही होता है। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग योजना, जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना देखी थी, उसी को हम राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कह रहे थे। और ये किन किन को जोड़ रहा था, तो हमें याद रखना है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, 4 राज्यों को आपस में जोड़ रहा था। इसकी कुल लंबाई जो है 5846 किलोमीटर है, 5800 याद रखना है, 5850 के समथिंग। उत्तर दक्षिण गलियारा और श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ये बात सही है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, और पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात तक फैला हुआ है। लास्ट जवाहर सुरंग गुजरती है, तो जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे से गुजरती है। जवाहर सुरंग जो है वो बनिहाल दर्रे से गुजरती है, जम्मू कश्मीर में है। तो अब आ जाते हैं रेल परिवहन पर। पहले रेलवे के मुख्यालय देख लेते हैं, उसके बाद रेल परिवहन पर आते हैं। तो रेलवे के जोन्स देखते हैं। तो सेंट्रल रेलवे जो जोन है उसका मुख्यालय मुंबई है, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय मुंबई है। फिर अब ईस्ट के 3 जोन्स हैं, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ईस्टर्न जोन का मुख्यालय कोलकाता में है। फिर ईस्ट सेंट्रल का देखा जाए तो वो हाजीपुर बिहार में पड़ता है, और ईस्ट कोस्ट का मुख्यालय देखा जाए तो वो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। तो ईस्ट के ही 3 मुख्यालय देखे हमने। ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, ईस्ट सेंट्रल का हाजीपुर बिहार में है, और ईस्टर्न कोस्ट का भुवनेश्वर उड़ीसा में है। अब हम देखते हैं नॉर्थ वाले। तो नॉर्दर्न रेलवे है, इसका मुख्यालय बड़ौदा हाउस न्यू दिल्ली में है। नॉर्दर्न का मुख्यालय जो है वो बड़ौदा हाउस न्यू दिल्ली में है। फिर नॉर्थ सेंट्रल की बात करें तो इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है, नॉर्थ सेंट्रल का इलाहाबाद में। नॉर्दर्न का कहाँ है, बड़ौदा हाउस न्यू दिल्ली में है। नॉर्थ सेंट्रल का इलाहाबाद में है। फिर नॉर्थ ईस्ट का देखा जाए तो ये गोरखपुर में है, और नॉर्थ वेस्ट का देखा जाए तो ये जयपुर में है। तो सबसे पहले नॉर्थ का बात करते हैं। तो नॉर्थ का मुख्यालय बड़ौदा हाउस न्यू दिल्ली में है। फिर नॉर्थ सेंट्रल का इलाहाबाद में है। फिर नॉर्थ ईस्ट का देखा जाए, फिर नॉर्थ वेस्ट का, तो नॉर्थ ईस्ट का जो देखा जाए वो गोरखपुर में है, और नॉर्थ वेस्ट का देखा जाए वो जयपुर में है। तो ये हो गए नॉर्थर्न रेलवे के मुख्यालय। अब नॉर्थ फ्रंटियर का देखा जाए, नॉर्थ फ्रंटियर जैसे 7 सिस्टर्स यहाँ हैं, यानी कि उत्तर पश्चिमी ये भाग जो उसमें 7 सिस्टर्स हैं यहाँ, अरुणाचल प्रदेश, असम वगैरह। तो नॉर्थ फ्रंटियर का मुख्यालय जो है वो मालीगांव गुवाहाटी असम में है, मालीगांव गुवाहाटी असम। अब साउदर्न रेलवे के जो मुख्यालय हैं वो देखते हैं। तो साउदर्न रेलवे का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है। सबसे नीचे जो साउदर्न मुख्यालय है, साउदर्न रेलवे, इसका मुख्यालय चेन्नई में है। फिर साउथ सेंट्रल का देखा जाए, साउथ में भी सेंट्रल का जो देखा जाए वो सिकंदराबाद में है, सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में पड़ता है। फिर साउथ ईस्ट का देखा जाए, साउथ में ईस्ट का, साउथ ईस्ट का गार्डन रीच कोलकाता में है, गार्डन रीच कोलकाता। फिर साउथ वेस्ट का देखेंगे अब, तो जो साउथ वेस्ट का है वो हुबली कर्नाटक में है, यहाँ साउथ वेस्ट हुबली कर्नाटक। तो साउदर्न जो देखा था हमने वो चेन्नई में है। फिर साउथ सेंट्रल का जो देखा था वो सिकंदराबाद में है, साउथ सेंट्रल का। साउथ ईस्टर्न का जो देखा था वो गार्डन रीच कोलकाता में है। साउथ वेस्टर्न का देखा था वो हुबली कर्नाटक में है। अब साउथ ईस्ट सेंट्रल देखा जाए, साउथ ईस्ट में जाएं और साउथ ईस्ट सेंट्रल का, तो ये बीसलपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है, साउथ ईस्ट का, साउथ ईस्ट सेंट्रल। क्योंकि साउथ ईस्ट का तो हमने देखा था यहाँ से, साउथ ईस्ट का गार्डन रीच कोलकाता था, लेकिन साउथ ईस्ट अगर सेंट्रल की बात की जाए तो ये बीसलपुर छत्तीसगढ़ में है, साउथ ईस्ट सेंट्रल। अब हम वेस्टर्न के देखेंगे तो वेस्टर्न का जो मुख्यालय है सबसे इधर, वेस्टर्न का वो चर्चगेट मुंबई है, वेस्टर्न का मुख्यालय चर्चगेट मुंबई है। और वेस्ट सेंट्रल का बात देखा जाए तो जबलपुर मध्य प्रदेश है। तो इस तरह के रेलवे के टोटल हमने 16 जोन्स और उसके मुख्यालय देख लिए हैं।
अब रेलवे की पटरियाँ जो हैं वो 3 तरह की होती हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। तो मीटर गेज से तो मीटर गेज जो है, मीटर गेज की जो चौड़ाई होती है, ये रेलवे की पटरी है, तो मीटर गेज की जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक वो 1 मीटर होती है। ब्रॉड गेज की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है वो 1.6 मीटर यानी कि 1.676 मीटर हो जाती है। और नैरो गेज की जो लंबाई है वो 0.762 यानी कि 0.8 कह सकते हैं, 0.8 मीटर हो जाती है। इसी को एक बार फुट में और देख लेना है। जो मीटर गेज है उसकी चौड़ाई जो है 1 मीटर होती है और फुट में देखा जाए तो 3 फुट 3 इंच। ब्रॉड गेज की अगर चौड़ाई देखा जाए तो 1.6 मीटर और फुट में बात की जाए तो 5 फुट 6 इंच। और नैरो गेज की बात की जाए तो नैरो गेज 2 फुट 6 इंच। अब क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ 1953 में। तो भारत की पहली रेलवे लाइन बनी थी मुंबई से ठाणे तक 1853 में। बड़ी लाइन यानी कि ब्रॉड गेज में पटरियों के बीच की दूरी जो होती है वो हमने देखा 5 फुट 6 इंच होती है यानी कि 5.5 फीट होती है। गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा की न्यूनतम दूरी वाला मार्ग कौन सा है? अगर आपको गोरखपुर से मुंबई जाना है तो इलाहाबाद होकर जाएंगे, तो वो न्यूनतम दूरी वाला मार्ग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। तो बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे ये लोग? तो रेलवे मंत्रालय जो है वो मुंबई से अहमदाबाद के मध्य बुलेट ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है। मुंबई जो है वो महाराष्ट्र में है, अहमदाबाद गुजरात में है। तो मुंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन चलाने की योजना रेल मंत्रालय की है। अब मुख्यालय देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट का जो मुख्यालय है, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर मत समझ लेना, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये गोरखपुर में है। फिर पूर्वी रेलवे जो ईस्ट का मुख्यालय है, पूर्वी का, वो कोलकाता है, हमने देख लिया था ये। तो जितने भी नॉर्दर्न वाले हैं वो देख लेते हैं। नॉर्दर्न का मुख्यालय बड़ौदा हाउस न्यू दिल्ली था और नॉर्थ सेंट्रल का इलाहाबाद था। नॉर्थ ईस्ट का गोरखपुर था और नॉर्थ वेस्ट का जयपुर था। ईस्टर्न के देखें तो ईस्टर्न का मुख्यालय कोलकाता था और ईस्ट सेंट्रल का हाजीपुर बिहार था और ईस्ट कोस्ट का देखा जाए तो भुवनेश्वर उड़ीसा था। तो ईस्ट सबसे ज़्यादा ईस्ट की देखा जाए तो ये कोलकाता, ईस्ट सेंट्रल का हाजीपुर बिहार और ईस्ट कोस्ट का भुवनेश्वर उड़ीसा। तो ईस्टर्न जो पूर्वी रेलवे है इसका मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में। फिर साउथ ईस्ट का यानी कि दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। साउथ के मुख्यालय की बात करें तो साउदर्न का मुख्यालय चेन्नई में है, कोलकाता में। साउथ सेंट्रल का सिकंदराबाद में। जब साउथ का बात की जाए तो ये चेन्नई में है। साउथ सेंट्रल का जो है वो सिकंदराबाद में है। फिर साउथ ईस्टर्न का गोल्डन रीच कोलकाता और साउथ वेस्ट का हुबली कर्नाटक। तो हुबली कर्नाटक और यहाँ कोलकाता। तो गार्डन रीच कोलकाता में साउथ ईस्ट का था। तो यहाँ बताया गया है साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्वी जो रेलवे है उसका मुख्यालय कोलकाता। फिर साउथ ईस्ट सेंट्रल की बात की जाए तो इसका बिलासपुर छत्तीसगढ़। तो ये आपको अलग से याद रखना है। साउथ ईस्ट मिडिल यानी कि दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है, वैसे तो अगर दक्षिण पूर्वी की बात की जाए तो वो कोलकाता है, लेकिन दक्षिण पूर्व मध्य और लगा दिया जाए इसमें तो ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। सत्य कथन देखना है तो उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में, नॉर्थ वेस्ट। सही बात है, नॉर्थ वेस्ट का कहाँ था? जयपुर में। और नॉर्थ ईस्ट का गोरखपुर में था। नॉर्थ सेंट्रल का इलाहाबाद में था और नॉर्दर्न का बड़ौदा हाउस न्यू दिल्ली था। फेयरी क्वीन विश्व का सबसे पुराने चालू इंजन को प्रयोग करने वाली गाड़ी है तथा भारतीय रेलवे इसके द्वारा वन्य जीवन तथा विरासत स्थलों की यात्रा आयोजित करती है। तो यहाँ बात की गई है फेयरी क्वीन की। तो फेयरी क्वीन क्या है? तो विश्व की सबसे पुराना चालू इंजन को प्रयोग करने वाली ये गाड़ी है और इसके द्वारा वन्यजीव और विरासत स्थलों की यात्रा आयोजित की जाती है। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। तो हाजीपुर कहाँ है? हाजीपुर जो है वो बिहार में है। और किस रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है ये आपको बताना है। तो यहाँ से हमने देखा था ईस्टर्न जो है, ईस्टर्न का मुख्यालय कोलकाता में है। फिर ईस्ट सेंट्रल का जो है, ईस्ट सेंट्रल का ये हाजीपुर बिहार में है। ईस्टर्न कोस्ट का फिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। तो ईस्ट सेंट्रल का था हाजीपुर बिहार में। नेक्स्ट है उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर मध्य नॉर्थ सेंट्रल का मुख्यालय जो है वो इलाहाबाद में है। फिर मानचित्र देखना है। ये कुछ दिल्ली से चले 2 पर्यटक, उनमें से एक कराची जाना है और दूसरे को भुज साथी की तलाश है।
जिसे रेलवे स्टेशन जंक्शन तक वे साथ चल सकते हैं, तो वो बालोतरा राजस्थान तक ये लोग साथ जाएंगे। यद्यपि रेलवे भारत में सबसे अधिक व्यापक परिवहन साधन है, मतलब सबसे ज़्यादा परिवहन, बहुत ज़्यादा परिवहन होता है रेलवे में, तो सबसे अधिक व्यापक फैला हुआ है, परंतु स्वतंत्रता के बाद अधिकांश अवधि में सड़क परिवहन को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है। इसका कारण क्या है कि यद्यपि रेलवे जो है भारत में सबसे अधिक व्यापक परिवहन साधन है, सबसे जो व्यापक परिवहन का साधन है वो रेलवे है, परंतु स्वतंत्रता के बाद की अधिकांश अवधि में सड़क परिवहन को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है। इसका कारण क्या है कि रेल परिवहन परिचालन में तो सस्ता है, परंतु उसकी जो संबद्ध पूंजी लागत बहुत अधिक है। रेलवे को पटरियाँ या रेलवे की जो कोच हैं उसको बनाने का खर्चा जो है, रेलवे को लाइन को चालू करने का खर्चा, ये बहुत ज़्यादा है। और रेलवे की आपको पता ही है टिकट बहुत सस्ती होती है, परिचालन में ये सस्ता पड़ता है। मानव बस्तियों का भौगोलिक विस्तार इतना अधिक है कि केवल रेलवे से ही परिवहन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की आशा करना वास्तविकता नहीं है। ये बात सही है कि अगर हम देखें कि मानव बस्तियों को हटाकर हम रेलवे का निर्माण कर पाएंगे, तो ऐसे बस्तियों को कहाँ कहाँ तक हटा पाएंगे। तो इसलिए सड़क परिवहन जो है वो वास्तविकता है, वो हम कर सकते हैं सही से विस्तार उसका, लेकिन रेलवे का विस्तार करना थोड़ा चैलेंजिंग पड़ता है, क्योंकि वहाँ बीच बीच में भौगोलिक बस्तियाँ पड़ती हैं। इसलिए रेलवे का स्वरूप अविभाज्य होने के कारण जनता के लिए प्रायः इसका लाभ उठाना उतना सुविधाजनक नहीं होता जितना निजी कारों, बसों या दोपहिया वाहनों से लाभ उठाना होता है। तो जाहिर सी बात है रेल आपको घर तक तो छोड़ के नहीं आएगी, उसके लिए तो आपको निजी कारों या अपने गाड़ियों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? कपूरथला पंजाब में है रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला पंजाब। तो यहाँ का से कोच है, का से कपूरथला है, इस तरह रिलेट कर लेना। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में है। तो यहाँ इंटीग्रल कोच तो यहाँ भी आ रहा है, लेकिन ये रेल कोच है तो कपूरथला है, लेकिन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पूछा जाए तो पेराम्बूर तमिलनाडु है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु। व्हील एवं एक्सल संयंत्र बेंगलुरु में है। और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स राजस्थान, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो वाराणसी का एक जगह है मडुवाडी, तो मडुवाडी वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के लिए फेमस है। तो वाराणसी के ही मडुवाडी में डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं। रेल इंजन जो डीजल से चलते हैं, तो डीजल रेल इंजन के लिए या डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के लिए वाराणसी का मडुवाडी फेमस है। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स या डीजल रेल इंजन मडुवाडी वाराणसी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। व्हील एवं एक्सल संयंत्र बेंगलुरु। तो हमने देखा डीजल रेल इंजन मडुवाडी वाराणसी में बनाए जाते हैं, यानी कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी के मडुवाडी में। वह राज्य जहाँ यात्री रेल डिब्बों की बड़ी मात्रा में निर्माण होता है तो कपूरथला पंजाब में, और तमिलनाडु के पेराम्बूर तमिलनाडु में। यहाँ दोनों में ही इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है वो तमिलनाडु में है, और रेल कोच फैक्ट्री जो है वो कपूरथला पंजाब में है। तो रेल डिब्बों के बड़ी मात्रा में यहाँ निर्माण होता है दोनों जगह में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो रेलवे के स्टाफ का जो कॉलेज है वो बड़ौदा गुजरात में स्थित है। यहाँ पूछा गया है साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किसके लिए होता है? जो साल की लकड़ी है उसका उपयोग रेलवे का स्लीपर बनाने में किया जाता है। तो रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग में साल की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीसरी जो रेल कोच फैक्ट्री है वो रायबरेली में स्थापित की जा रही है। तो रायबरेली याद रखना है, रायबरेली उत्तर प्रदेश में तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। वह रेलखंड जहाँ पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई। तो प्रथम जो सीएनजी ट्रेन है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस वाली जो ट्रेन है सीएनजी ट्रेन, वो रेवाड़ी रोहतक खंड पर शुरू की गई। रेवाड़ी रोहतक खंड कहाँ है? ये हरियाणा में पड़ता है। तो प्रथम जो सीएनजी ट्रेन है वो रेवाड़ी से रोहतक खंड पर हरियाणा में शुरू की गई। पहला राज्य जहाँ पीपीपी मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया है तो गुजरात। गुजरात वह राज्य है जहाँ पर पीपीपी मॉडल पर पहला रेल ट्रैक बनाया गया है, गुजरात में। अब आपको ये कुछ तट देखने हैं, जैसे भारत का ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, तटीय भाग।
तो ये कोंकण तट है, ये यहाँ से, क्योंकि यहाँ से गोवा पड़ता है और गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, तो कोंकण तट ऐसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। फिर कोंकण तट के नीचे ये जो तट है ये है मालाबार तट। फिर मालाबार के इधर जो है तमिलनाडु की साइड ये है कोरोमंडल तट, और जो इधर उत्तर की तरफ है ये उत्तरी सरकारी। तो कैसे, का वाला कोंकण और फिर दूसरा का जो है वो ये कोरोमंडल, का वाले कोंकण तो इधर आ रहा है और का से ही दूसरा जो है वो कोरोमंडल। फिर यहाँ से मालाबार तट और यहाँ से उत्तरी सरकारी। तो क्वेश्चन पूछा गया है कोंकण रेलवे जोड़ता है, तो कोंकण रेलवे ये कोंकण की तरफ होगा और ये किस किस को जोड़ेगा, तो कोंकण रेलवे जो है वो रोहा को मंगलौर से जोड़ेगा। रोहा तो महाराष्ट्र में है और मंगलौर कर्नाटक में है, तो कोंकण रेलवे जो है वो यहाँ रोहा महाराष्ट्र में, फिर नीचे कर्नाटक में मंगलौर है, इसको जोड़ता है। तो रोहा से मंगलौर को जोड़ता है कोंकण रेलवे। रोहा महाराष्ट्र में है और मंगलौर कर्नाटक में है, तो रोहा को मंगलौर से जोड़ता है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य जो है तो वो कोंकण तट की तरफ पड़ता है, रोहा को मंगलौर से जोड़ता है। रोहा कहाँ है आपको पता है, महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र से फिर नीचे गोवा है, फिर कर्नाटक के मंगलौर को जोड़ता है, तो कर्नाटक, केरल, ये सभी कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्य हैं। तो सिंपल आपको यहीं से दिखाई दे रहा होगा कि रोहा से जब मंगलौर आएंगे तो रोहा महाराष्ट्र में है, फिर नीचे गोवा पड़ेगा, फिर कर्नाटक, केरल, ये सब लाभान्वित राज्य होंगे कोंकण रेलवे से। नेक्स्ट, कोंकण रेलमार्ग नहीं जोड़ता है, तो बेलगांव कर्नाटक को नहीं जोड़ता है। बेलगांव हालांकि कर्नाटक में है लेकिन इसको नहीं जोड़ता है। मंडगांव, रत्नागिरी, उडुपी, इन सबको जोड़ता है। वह 2 रेलवे स्टेशनों जिन्हें जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है। तो यूनेस्को ने जिस रेल लाइन को धरोहर के रूप में मान्यता दी है वो है सिलीगुड़ी दार्जिलिंग, जो वेस्ट बंगाल में पड़ते हैं दोनों। तो वेस्ट बंगाल के जो सिलीगुड़ी को वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से जोड़ने वाली रेल लाइन है, इसको यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है। भारत का वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है, तो सिक्किम राज्य में रेल सेवा नहीं है। नेक्स्ट है, रेल सुरंगों की लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम, तो सही अवरोही क्रम में लगाना है रेल सुरंगों की लंबाई का। पीर पंजाल, उसके बाद कारबुध, नाथुवाड़ी, फिर बरदेवाड़ी। तो आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक है हमारा नौ परिवहन, जो हम कल देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप चाहते हैं किसी आपके भाई का या फ्रेंड का सिलेक्शन हो तो उसको चैनल को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि यहाँ से बेटर कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।